हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर अपन बीएससी थर्ड ईयर की बात करते हैं, अगर जूलॉजी में क्या आते हैं, 3 पेपर आते हैं। पेपर फर्स्ट आते हैं, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तीनों पेपर मिला के कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। अगर पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट का नाम होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेड टाइप्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोडेड्स टाइप, ये तो पेपर फर्स्ट होता है। फिर पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड में कौन से टॉपिक आते हैं? पेपर सेकंड में आते हैं आपके इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड थर्ड आता है इवोल्यूशन। इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये कौन सा होता है? पेपर सेकंड होता है। प्रत्येक पेपर में कितनी कितनी यूनिट होती है? 3-3 यूनिट होती है। पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट है, सेकंड में 3 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट में इकोलॉजी आ जाएगी, सेकंड में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आ जाएगी और थर्ड में क्या आ जाएगा? इवोल्यूशन आ जाएगा। फिर पेपर थर्ड जो है वो है अप्लाइड बायोलॉजी, फिर उसके बाद में इथोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स। अप्लाइड बायोलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, ये 3 पेपर होते हैं। इसमें इसमें भी फर्स्ट यूनिट अप्लाइड बायोलॉजी की आ जाएगी, सेकंड इथोलॉजी की आ जाएगी और थर्ड कौन सी हो जाएगी? बायोस्टैटिक्स की हो जाएगी। अब आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे किसके बारे में? पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। पेपर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। अगर अपन यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? प्रोटोकोर्डेट्स एंड जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड में इनकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड पेपर की बात करते हैं तो थर्ड पेपर में क्या पढ़ेंगे? कोर्डेट्स के जो अडप्टेशंस होते हैं, अनुकूलन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेपर में मैंने क्या बताया? फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे प्रोटोकोर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स। प्रोटोकोर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स। सेकंड में मैंने बताया अपन इनकी क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड में क्या पढ़ेंगे? जो कोर्डेट्स के जो अडेप्टेशंस होते हैं, अनुकूलताएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कोर्डेट्स अडेप्टेशंस, ये अपन 3 यूनिट पढ़ेंगे। किसके बारे में? पेपर फर्स्ट में। अब अपन देखते हैं यूनिट फर्स्ट में प्रोटोकोर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोमेट्स के बारे में देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपन किसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे पेट्रोमाइजोन होता है, पेट्रोमाइजोन का जो मुख्य कीप होता है, पेट्रोमाइजोन में जो शक्कर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में कि वो क्या काम आते हैं, उनके क्या काम होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन में मुख्य कीप या फिर पेट्रोमाइजोन के मुख्य कीप। पेट्रोमाइजोन की मुख्य की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो पेट्रोमाइजोन होता है इसके सिर भाग के अगर सतह पर क्या पाई जाती है? एक खांच पाई जाती है। पैलिनोमाई क्या प्रेजेंट होती है? खांच पाई जाती है, जिसको पेट्रोमाइजोन का क्या बोलते हैं? सकर बोलते हैं। पेट्रोमाइजोन का सकर बोलते हैं या फिर चूसक बोलते हैं। ये क्या करता है? इसकी सहायता से परपोषी के शरीर के ऊपर जाके चिपक जाता है। तो यहाँ पे अपन पेट्रोमाइजोन के मुख्य के बारे में क्या लिख सकते हैं कि पेट्रोमाइजोन के सिर के अग्र सिरे पर
एक खांच पाई जाती है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि क्या पाई जाती है, एक प्याले नुमा खांच पाई जाती है, एक प्याले नुमा खांच पाई जाती है, जिसे मुख कीप या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं सकड़ बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये परपोसी से चिपकने में हेल्पफुल होती है। ये क्या, इसका काम क्या होता है, परपोसी से चिपकने में क्या करती है, सहायता करती है। ये किस में हेल्प करती है, परपोसी से चिपकने में सहायता करती है। अब ये जो पेट्रोमाइजोन का जो मुख्य कीप होता है, इसके चारों तरफ एक क्या पाई जाती है, मार्जिनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, मार्जिनल मेम्ब्रेन। और ये जो मार्जिनल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर ओरल फिमरी एंड सेंसरी सिराई प्रेजेंट होते हैं। ओरल फिमरी और सेंसरी सिराई प्रेजेंट होती है, उनकी वजह से ये क्या करती है, जो परपोसी मछलियां होती है उनकी शरीर के ऊपर चिपकती है। यानी कि ये जो पेट्रोमाइजोन का जो मुख्य कीप होता है, इसके ऊपर जो मार्जिनल चारों तरफ क्या पाई जाती है, मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसके ऊपर फिमरी व सिराई प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से मतलब उसमें क्या होते हैं, वो स्वेदांग होते हैं, उनकी वजह से क्या करती है, जो परपोसी जो मछली होती है उसके शरीर से जाके चिपक जाती है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, मतलब टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, पेट्रोमाइजोन का मुख्य कीप हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो पेट्रोमाइजोन होता है, इसके इसमें कौन कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। इसके अगर मुख्य लक्षणों की बात करें तो सेकंड क्या हो जाएगा, पेट्रोमाइजोन के विशिष्ट लक्षण। पेट्रोमाइजोन के विशिष्ट लक्षण कि पेट्रोमाइजोन के जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। तो पेट्रोमाइजोन के अगर विशेष लक्षण की बात करें तो जैसे एक तो अपन ने बात करी कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, मुख कीप प्रेजेंट होती है, मुख कीप का पाया जाना। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हॉर्नी टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दांत की रो भी पंक्तियां भी प्रेजेंट होती हैं। एक तो हो गया, क्या हो गया, मुख कीप का पाया जाना। दूसरा अपन बोलते हैं इनके नेत्रों के ऊपर क्या पाई जाती है, पारदर्शी त्वचा की लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, जल में भी आसानी से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेत्रों के ऊपर पारदर्शी त्वचा प्रेजेंट होती है, नेत्रों के ऊपर पारदर्शी त्वचा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, जैसे इसमें जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, तथा इसकी जीभ जो होती है वो क्या होती है, इसकी सतह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दांत प्रेजेंट होते हैं। जो अगर अपन जीभ की बात कर रहे हैं तो इसकी जीभ क्या होती है, पेशीय तथा शक्तिशाली जिह्वा प्रेजेंट होती है, जीभ प्रेजेंट होती है, और उसकी सतह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दांत प्रेजेंट होते हैं। पेशीय तथा शक्तिशाली जीभ जिह्वा प्रेजेंट होती है। ये अपन इसके जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। बिलो में रहने के कारण इनके जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। लार्वा कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, लार्वा फिल्टर फीडर हो जाएंगे। इसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है, हाइपोफाइजियल सैक प्रेजेंट होता है, हाइपोफाइजियल सैक प्रेजेंट होता है। और भी इसके बहुत सारे क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं किसके, पेट्रोमाइजोन के। तो अपन ने देख लिया अभी तक अपन ने कि एक तो पेट्रोमाइजोन में जो मुख्य कीप होता है उसके बारे में विस्तार से अपन ने देखा कि मुख्य कीप जो होता है वो क्या काम आता है, उसके बारे में हो जाएगा। सेकंड आप लोग पढ़ोगे कि जो पेट्रोमाइजोन के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, कौन कौन से इनके अंदर स्पेसिफिक लक्षण प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो पेट्रोमाइजोन में होते हैं, वो आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट अगर अपन थर्ड बात करते हैं तो थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपन बात करते हैं किसकी, जो ब्रेंकियोस्टोमा होती है उसकी आहार नाल के बारे में, या फिर अपन ऐसे भी हो सकता है कि ब्रेंकियोस्टोमा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में। तो थर्ड कौन सा हो जाएगा, ब्रेंकियोस्टोमा की आहार नाल, ब्रेंकियोस्टोमा की आहार नाल, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ब्रेंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम,
ब्रेंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से बना होता है। एक तो अपन इसमें क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं, यानी कि आहार नाल, और क्या हो जाएंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो जाएंगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि ब्रेंकियोस्टोमा के आहार नाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल अपन में कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या हो जाएगा, माउथ आ जाएगा। माउथ फिर किस में जाके खुलती है, बक्कल कैविटी में जाके खुलती है। माउथ किस में खुलेगी, बक्कल कैविटी में खुलेगी। अब ये जो बक्कल कैविटी होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बक्कल सिराई प्रेजेंट होते हैं। ये जो बक्कल सिराई होती है क्या होती है, संवेदी कलिकाएं होती हैं। किसका कार्य करती हैं, छलने का कार्य करती हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, बक्कल सिराई प्रेजेंट होती हैं। ये मैंने क्या बताया, ये क्या होती हैं, संवेदी कलिकाएं होती हैं। और किसका काम करती हैं ये, मतलब फिल्टर करने का काम करती है, छानने का काम करती है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं किसका काम करती है, छलनी का कार्य करती है, छलनी का कार्य करती हैं। एक तो ये क्या होती है, संवेदी कलिकाएं होती है, और ये क्या करती हैं, छलनी का कार्य करती हैं। ये किसमें प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बक्कल सिराई प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें वेस्टिब्यूल, या फिर अपन बोल सकते हैं स्ट्रोमोडियम होता है। वेस्टिब्यूल, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमोडियम। अगर अपन नॉर्मली बात करें कि जो बक्कल कैविटी का जो वेस्टिब्यूल या स्ट्रोमोडियम भाग होता है, इसके अंदर क्या आके खुलता है, माउथ आके खुलता है। कौन से भाग में आके खुलता है, स्ट्रोमोडियम भाग में आके खुलता है, वेस्टिब्यूल भाग में आके खुलता है। नेक्स्ट इसके बाद में आप लोग पढ़ोगे जो बक्कल कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, कौन से, जो व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। 6 से 8 पंक्तियां प्रेजेंट होती हैं किसकी, व्हील ऑर्गन की। किसमें प्रेजेंट होते हैं, इस बक्कल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट मैंने बताया व्हील ऑर्गन किसमें प्रेजेंट होते हैं, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो व्हील ऑर्गन होते हैं ये 6 से 8 क्या होते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। संख्या में अगर बात करें तो कितने होते हैं, 6 से 8 होते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। यहाँ पे अपन ने बात कर ली कि माउथ जो होता है वो बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी में कहाँ खुलता है, स्ट्रोमोडियम में, वेस्टिब्यूल भाग में खुलता है। इसके अलावा अपन ने बात करी कि बक्कल कैविटी में बक्कल सिराई के बारे में पढ़ते हैं, व्हील ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में जो होता है किस, जो एंटेरोस्टोम में खुलता है। फिर ये किस में खुलता है, एंटेरोस्टोम। एंटेरोस्टोम के बारे में देखेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लोगे आप लोग। फिर इसके बाद में एंटेरोस्टोम की बात करते हैं तो फिर किस में खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स की अगर बात करते हैं तो फेरिंग्स में क्या होती है, फेरिंजियल वॉल एंड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। ये इसमें किस में पढ़ेंगे अपन, फेरिंग्स में पढ़ेंगे। तो फेरिंग्स में क्या पढ़ेंगे, फेरिंग्स में पढ़ेंगे एक तो फेरिंजियल वॉल एंड गिल स्लिट्स। फिर इसके अलावा एंडोस्टाइल, फेरिंजियल वॉल होगी, गिल स्लिट्स हो गए, और एंडोस्टाइल होगी। ये किस में पढ़ेंगे, फेरिंग्स में पढ़ेंगे। फेरिंग्स किस में खुलेगा, फेरिंग्स खुलेगा इजोफेगस में। तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, इजोफेगस। इजोफेगस किस में जाके खुलेगी, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आप लोगों को पता है क्या हो जाएगी, मिडगट हो जाएगी, हाइंडगट हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन ब्रेंकियोस्टोमा के आहार नाल की बात करते हैं या फिर ब्रेंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। माउथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, बक्कल सिराई हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, व्हील ऑर्गन हो गए। जो फिर आगे एंटेरोस्टोम, जो फिर किस में खुलेगी, एंटेरोस्टोम में कौन आके खुलता है, जो वेस्टिब्यूल होती है ये एंटेरोस्टोम में आके खुलती है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं फेरिंग्स में आके खुलता है। फेरिंग्स में क्या पढ़ेंगे, फेरिंजियल वॉल होगी, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है, एपीब्रेंकियल ग्रूव भी होती है। यहाँ पे क्या होती है, एपीब्रेंकियल ग्रूव, एपीब्रेंकियल ग्रूव।
ये अपन किस में पढ़ लेंगे, फेरिंग्स में पढ़ लेंगे। फेरिंग्स आगे फिर किस में खुलती है, इजोफेगस। इजोफेगस भोजन को कहाँ पहुंचाती है, इंटेस्टाइन में पहुंचाती है। इंटेस्टाइन में मिड गट हो गया, हाइंड गट हो गया, रेक्टम हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेंकियोस्टोमा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया ब्रेंकियोस्टोमा के आहार नाल। अगर ब्रेंकियोस्टोमा के आहार नाल के बारे में आता है तो सिर्फ आप आहार नाल के बारे में बताओगे, और फिर ब्रेंकियोस्टोमा डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी बताना पड़ेगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी बताना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। फिर जो पाचक की क्रिया होती है, इनमें जो मैकेनिज्म होती है वो किस प्रकार होती है, वो सारा किस में बताना पड़ेगा। अगर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपसे पूछा गया है तो उसके अंदर बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूनिट फेस्ट में एक और इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो क्या आता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है। क्या होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा। इसमें क्या होता है, जो इसमें कायांतरण होता है, कौन सा कायांतरण होता है, आप सबको पता है कि एसिडियन टेडपोल लार्वा में प्रतिगामी कायांतरण होता है। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा, एक तो इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा के, फिर इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस, कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें, अपन देखते हैं प्रतिगामी कायांतरण होता है। रिट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा कायांतरण होता है, प्रतिगामी कायांतरण होता है। प्रतिगामी कायांतरण होता है। प्रतिगामी कायांतरण में क्या होते हैं, दो प्रकार के चेंजमेंट होते हैं। एक तो प्रतिगामी परिवर्तन होते हैं, एक कौन से परिवर्तन होते हैं, एक तो अपन बोल सकते हैं प्रतिगामी परिवर्तन, एक होते हैं अग्रगामी परिवर्तन होते हैं। एक सौ कौन से होते हैं, प्रतिगामी परिवर्तन, प्रतिगामी परिवर्तन के बारे में पढ़ते हो, और एक कौन से अग्रगामी परिवर्तन के बारे में पढ़ते हो, अग्रगामी परिवर्तन। प्रतिगामी परिवर्तन में कौन से परिवर्तन पढ़ते हो आप लोग, प्रतिगामी परिवर्तन में क्या होता है, जो एसिडियन टेडपोल लार्वा जब ये लार्वा अवस्था में होता है तो उसमें कुछ ऐसे अंग प्रेजेंट होते हैं जो बाद में जब ये वयस्क अवस्था में चेंज हो जाता है तो इसमें क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, कुछ संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जैसे नोटोकोड हो गया, तंत्रिका रज्जु हो गया, इसके अलावा सेरिब्रल वेसिकल हो गया, ओटोसिस्ट हो गया, ये सारे जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, लार्वा अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब वो अडल्ट में चेंज होता है तो ये सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अगर वहीं अपन अग्रगामी परिवर्तन की बात करते हैं तो अग्रगामी परिवर्तन में क्या होता है, अग्रगामी परिवर्तन में लार्वा अवस्था में उपस्थित वे करेक्टर्स या फिर वे लक्षण जो क्या होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, जो मतलब अडल्ट को भी जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं और लार्वा अवस्था को भी जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या होते हैं, और अधिक विकसित हो जाते हैं। वो कौन से परिवर्तन आ जाते हैं, अग्रगामी परिवर्तन आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है उसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, वो कौन सा कायांतरण होता है, पहली बात तो इसमें कौन सा, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि प्रतिगामी कायांतरण होता है। अगर प्रतिगामी कायांतरण की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो प्रतिगामी परिवर्तन होते हैं, दूसरे अग्रगामी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो आप इन सब के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एसिडियन टेडपोल लार्वा के बाद में, तो एक और लार्वा आता है, कौन सा लार्वा आ जाएगा, एमोसिट लार्वा। तो नेक्स्ट हो जाएगा एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा में जो एमोसिट लार्वा जो होता है उस दौरान इसमें क्या लक्षण होते हैं, और लार्वा के बाद में अगर अपन बात करते हैं, ये जब वयस्क में चेंज हो जाता है, अडल्ट में चेंज हो जाता है, तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर इसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में जैसे 3 से 4 साल तक किस कौन सी अवस्था में रहता है, लार्वा अवस्था में रहता है। लगभग 3 से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था में रहता है, लार्वा अवस्था में रहता है, जो एमोसिट लार्वा होता है। अब ये जो एमोसिट लार्वा होता है इसमें सबसे पहला पॉइंट, अगर मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, कायांतरण की बात करते हैं, तो इसमें कायांतरण के बाद में क्या होता है, ग्रसनी के नीचे जो एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है वो किस में चेंज हो जाती है, थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाती है। तो एंडोस्टाइल किस में चेंज हो जाती है, थायराइड ग्लैंड में। ये अपन किसकी बात करें, मेटामॉर्फोसिस के बाद, मतलब अडल्ट जो होता है, लार्वा जब अडल्ट में चेंज होता है उस दौरान जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। एंडोस्टाइल जो प्रेजेंट होती है, ग्रसनी के नीचे जो एंडोस्टाइल होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाती है। उसके बाद में जो गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट
वेस्ट में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये अपन कुछ चेंजमेंट की बात करें, परिवर्तन की बात कर रहे हैं जब मेटामॉर्फोसिस होता है किसमें, एमोसिट लार्वा के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो गिल्स से क्या हो जाती है, गिल्स पाउच का निर्माण हो जाता है। गिल से किसका निर्माण हो जाता है, गिल पाउच का फॉर्मेशन हो जाता है, का फॉर्मेशन हो जाता है। और भी बहुत सारे अंतर होते हैं, जैसे और अंतर की बात करें तो जैसे प्रोनेफ्रॉन्स जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, मीजोनेफ्रॉन में हो जाती है, मीजोनेफ्रॉन। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ ली, दोनों पढ़ लिए कि अगर अपन एमोसेट लार्वा की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एंडोसेल प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर वेस्ट की बात करते हैं तो एंडोसेल किस में चेंज हो जाती है, थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाती है। गाल ब्लैडर बाइल डक्ट जो लार्वा में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। गिल्स जो होती है, गिल्स से किसका निर्माण हो जाता है, गिल पाउच का निर्माण हो जाता है। प्रोनेफ्रॉन्स जो होती है किसमें चेंज हो जाती है, मीजोनेफ्रॉन्स में चेंज हो जाती है। युग्मित नेत्र जो प्रेजेंट होते हैं लार्वा अवस्था में वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या होते हैं, और भी अपन अंतर पढ़ते हैं किसमें, एमोसिट लार्वा के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया कि एमोसिट लार्वा के बारे में, जो एमोसिट लार्वा के जो कैरेक्टर्स होते हैं और मेटामॉर्फोसिस के बाद में इसमें क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट एमोसिट लार्वा के बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं तो ये हो गई यूनिट फेस्ट में। यूनिट फेस्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से बताए यूनिट फेस्ट में। एक तो पेट्रोमाइजोन के बारे में, पेट्रोमाइजोन के विशेष लक्षण हो गए। एक पेट्रोमाइजोन का जो मुख्य कीप हो गया उसके बारे में हो गया। ब्रेंकियोस्टोमा की आहार नाल होगी, यानी कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। फिर अपन ने बात करी एसिडियन टेडपोल लार्वा की, और एक किसकी बात करी, एमोसिट लार्वा के बारे में बात करी। अब अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट सेकंड की। अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट सेकंड की, जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी। अगर इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं तो जो पिजन होता है उसका श्वसन तंत्र, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं बर्ड्स में जो श्वसन तंत्र प्रेजेंट होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे इसमें, पक्षियों में श्वसन तंत्र, या फिर अपन बात करते हैं पक्षियों में भी अगर एक पर्टिकुलर पक्षी की बात करें तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे पिजन के बारे में, जैसे एग्जाम्पल पिजन, फॉर एग्जाम्पल किसका लेके चलते हैं, पिजन के बारे में लेके चलते हैं। तो अगर अपन श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो अपन श्वसन तंत्र में क्या क्या पढ़ते हैं कि जो वायु का जो मार्ग होता है, यानी कि श्वसन के दौरान जो श्वास लेने के दौरान जो वायु का मार्ग होता है वो कौन सा होता है, जो पथ होता है वो कौन सा होता है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जो किसमें जाके खुलते हैं, नेजल चैम्बर में, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गए। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, नेजल चैम्बर के बारे में पढ़ते हैं। फिर ग्लोटिस एंड लैरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोटिस एंड ग्लोटिस क्या होता है, फिर लैरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, जैसे ट्रेकिया, ये जो किसमें, फिर इससे वायु जो होती है फिर कहाँ जाती है, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, सेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वोक रज्जु भी बोलते हैं, जिनसे मतलब सवर वाला जो बोलते हैं, से जो मतलब वायु जो होती है जब फेफड़ों के पास जाती है तो उससे क्या निकलती है, आवाज निकलती है। वो किसकी वजह से निकलती है, इन्हीं सेरिंग्स की वजह से निकलती है। इसकी गुहा को क्या बोलते हैं, टिम्पेनम बोलते हैं, ठीक है। जो सेरिंग्स होता है उसकी गुहा को क्या बोलते हैं, टिम्पेनम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेरिंग्स, इसमें टिम्पेनम हो गया। ठीक है, इसमें से मतलब जो आवाज निकलती है पक्षियों में वो कहाँ से निकलती है, जो सेरिक्स होता है वहां से निकलती है। कहाँ अगर अपन बात करें ट्रेकिया का पिछला सिरा जो होता है वो क्या कहलाता है, सेरिंग्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फिर क्या होता है, इसमें एक जोड़ी क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर, एक जोड़ी क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर आप लोगों को पता है कि पक्षियों में क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर शेक भी प्रेजेंट होते हैं। तो किसके बारे में पढ़ते हैं, एयर शेक के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर अपन पक्षियों में श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया, नेजल चैम्बर हो गया, ग्लोटिस एंड लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया हो गया, सेरिंग्स हो गया, लंग्स हो गए और एयर शेक हो गए। इन सब के बारे में पढ़ेंगे किसमें, पक्षियों का श्वसन तंत्र। या फिर अपन बात करें कबूतर के जो श्वसन तंत्र होता है, पिजन का जो श्वसन तंत्र होता है, उसमें अपन यही चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो एपिडर्मल के जो व्युत्पन्न होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, एपिडर्मल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में विस्तार से अगर अपन बात करें तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, एपिडर्मल के व्युत्पन्न, एपिडर्मल के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मल।
जो एपिडर्मल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से होते हैं, सॉफ्ट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं, और एक हार्ड टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि एक तो कौन से होते हैं, कोमल प्रकार के व्युत्पन्न होते हैं। इसमें कौन कौन से पढ़ते हैं अपन, एक तो पढ़ते हैं कोमल प्रकार के व्युत्पन्न, कोमल प्रकार के व्युत्पन्न, सॉफ्ट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स, और एक पढ़ते हैं कठोर प्रकार के व्युत्पन्न, हार्ड काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, कठोर प्रकार के व्युत्पन्न, कठोर प्रकार के व्युत्पन्न। कोमल प्रकार के व्युत्पन्न जो होते हैं, अगर इनका अपन बात लेके चलें कि कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखें कि कोमल प्रकार के जो व्युत्पन्न होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गई, ट्यूबुलर ग्लैंड हो गई। इसमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड, ट्यूबुलर ग्लैंड्स, जो कोष्ठीय ग्लैंड्स होती हैं, ये भी कौन सी होती हैं, कोमल प्रकार की ग्लैंड्स ही होती हैं, ठीक है, कोष्ठीय ग्लैंड्स आती। फिर नेक्स्ट अगर थर्ड अपन बात करें तो जैसे ऑर्गन ऑफ फोटोट्रोप्स हो गए, उन वो भी क्या होते हैं, कोमल प्रकार के व्युत्पन्न ही होते हैं एपिडर्मल के। फिर कठोर प्रकार के व्युत्पन्न की अगर बात करते हैं तो कठोर प्रकार के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं, स्केल्स हो गए, फिर हॉर्नी स्ट्रक्चर हो गए, हॉर्न्स हो गए। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, स्केल्स, हॉर्नी स्ट्रक्चर, हॉर्न्स, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, कठोर प्रकार के उत्पन्न होते हैं। हॉर्न्स हो गए, फिर उसके अलावा नेल्स की बात करते हैं, क्लोज की बात करते हैं, ये सारे हो गए क्लोज, नेल्स। ये किस में पढ़ते हैं अपन, कठोर प्रकार के व्युत्पन्न में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एपिडर्मल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, एपिडर्मल के जो व्युत्पन्न होते हैं वो कौन दो प्रकार के होते हैं, कोमल प्रकार के व्युत्पन्न पढ़ते हो और दूसरा कौन सा पढ़ते हो, कठोर प्रकार के व्युत्पन्न पढ़ते हो। कोमल प्रकार के में कौन कौन से पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड होगी, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होगी, कोस्टिक ग्लैंड्स होगी, ये सारे कौन से प्रकार में पढ़ते हो, कोमल प्रकार में। और अगर कठोर प्रकार में बात करते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे, स्केल्स हो जाएंगे, हॉर्नी स्ट्रक्चर हो जाएंगी, हॉर्न्स हो जाएंगे, फिर इसके अलावा क्लॉज हो जाएंगे, नेल्स हो जाएंगे, ये सारे किस में पढ़ते हो, कठोर प्रकार के व्युत्पन्न में पढ़ते हो। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट एपिडर्मल व्युत्पन्न के बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्केल्स, यहाँ पे अपन ने बात की जो कठोर प्रकार के जो व्युत्पन्न होते हैं स्केल्स, इसके बारे में भी अगर अपन बात करें इसके बारे में डिटेल से, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्केल्स जो सल्क होते हैं इनके बारे में, कि जो मछलियों में जो सल्क प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में विस्तार से आप लोग पढ़ते हो। तो अगर सल्क की बात करते हैं तो कितने प्रकार के आप पढ़ते हो, 5 प्रकार के पढ़ते हो, कितने टाइप पढ़ते हो, 5 टाइप्स पढ़ते हो। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं, अगर सबसे पहला अगर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा, कोस्मोइड स्केल हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लेकोइड स्केल पढ़ते हो, गैनोइड स्केल पढ़ते हो, उसके बाद में साइक्लोइड होते हो, और फिर फिफ्थ कौन सा होता है, टिनोइड स्केल होता है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, कोस्मोइड स्केल्स, कोस्मोइड स्केल्स। गैनोइड स्केल पढ़ते हो, सेकंड हो जाएगा प्लेकोइड स्केल्स, गैनोइड स्केल्स। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा साइक्लोइड, और लास्ट कौन सा हो जाएगा, टिनोइड, साइक्लोइड स्केल्स, और फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, टिनोइड। तो स्केल्स के बारे में, कि स्केल्स के बारे में विस्तार से समझाइए। तो उसमें अपन कितने प्रकार के स्केल्स पढ़ते हैं, टोटल 5 प्रकार के स्केल्स पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हो, कोस्मोइड स्केल पढ़ते हो, जो अब जो आधुनिक जो अभी फिलहाल जो मछलियां प्रेजेंट होती है उसके अंदर कोस्मोइड स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। पहले जो मछलियां प्रेजेंट होती थी उसमें इस प्रकार के जो कोस्मोइड स्केल्स थे, ऐसे ये जो स्केल्स थे प्रेजेंट होते थे। प्लेकोइड स्केल्स पढ़ते हो, गैनोइड स्केल्स पढ़ते हो, साइक्लोइड और टिनोइड स्केल पढ़ते हो। ये 5 प्रकार के स्केल्स आप पूरे विस्तार से पढ़ते हो, ठीक है। तो ये स्केल्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अपन ने किसके बारे में पढ़ा, जो पिजन थी उसके अपन ने श्वसन तंत्र के बारे में देखा, यानी कि पक्षियों के श्वसन तंत्र के बारे में देखा। एक और हो सकता है कि ये जो पिजन होता है इसकी आहार नाल के बारे में, या फिर पक्षियों की आहार नाल के बारे में। तो नेक्स्ट अपन देख सकते हैं पिजन की आहार नाल, पिजन की आहार नाल। पिजन की आहार नाल में फिर से आप लोग कौन सी चीजें बताओगे, आहार नाल में आप माउथ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इजोफेगस हो गया, माउथ,
बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में अगर अपन बात करें क्या हो जाएगा, इजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। और अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो लास्ट में आप लोग क्या पढ़ोगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लोगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जैसे पेनक्रियाज हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या पढ़ लोगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके स्टमक में भी क्या होती हैं, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। फिर यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अगर बात करोगे तो किसके बारे में पढ़ोगे, पेनक्रियाज के बारे में। ये सारी चीजें जो है आप किस में पढ़ोगे, पिजन की आहार नाल में, पिजन की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके बारे में, कि माउथ से स्टार्ट होकर ये कहाँ पे जाके इंटेस्टाइन तक, लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे रेक्टम होता है, ठीक है। तो यानी कि बक्कल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इजोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, इन सब के बारे में आप किस में पढ़ते हो, पिजन की जो आहार नाल होती है। और फिर अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो क्या आ जाएगी लास्ट में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आ जाएंगे, और इसमें जो मैकेनिज्म होती है डाइजेशन की वो हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ये हो गया यूनिट सेकंड के बारे में। अब यूनिट थर्ड के बारे में बात करते हैं। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में अपन क्या पढ़ते हैं, कोडेट्स में जो अडेप्टेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कोडेट्स, अडेप्टेशंस, कोडेड अडेप्टेशंस में आप क्या पढ़ते हो, पेरेंटल केयर के बारे में पढ़ते हो, मतलब जो एम्फीबियंस में जो पेरेंटल केयर होती है, जो विषहीन वेब विषैले जो सर्प होते हैं उनके बारे में, यानी कि जो सांप होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो। ये सारी चीजें किसमें पढ़ते हो, कोडेड से जो अडेप्टेशंस होते हैं इसके अंदर पढ़ते हो। तो थर्ड यूनिट में अपन सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, पेरेंटल केयर के बारे में, जो एम्फीबियंस में जो पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है उसके बारे में। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ना देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में भी दे सकता है, जैसे एनुरा में पेरेंटल केयर को समझाइए, मतलब ऐसे भी हो सकता है। अगर अपन बात करें एम्फीबियंस के पेरेंटल केयर की तो उसमें आप एग्जाम्पल याद रखना क्या होता है, एनुरा होता है। जैसे एनुरा में पेरेंटल केयर हो गया। अगर यहाँ पे पेरेंटल केयर की बात करते हैं एनुरा में या फिर एम्फीबियंस में, तो दो प्रकार से पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है। एक तो कैसे प्रेजेंट होती है, पेरेंटल केयर थ्रू नेस्ट यानी कि घोंसलों के द्वारा। एक तो आप लोग इसमें क्या पढ़ते हो, पेरेंटल केयर थ्रू नेस्ट, और दूसरा है मतलब डायरेक्ट जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा पेरेंटल केयर करना। दूसरा कौन सा पढ़ते हो, दूसरा पढ़ते हो आप लोग डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। अगर नेस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो घोंसले बनाकर जो अपने उनकी बात करते हैं, घोंसले का मतलब ये नहीं है पेड़ पर ही घोंसले होते हैं, नहीं, वो नीचे से कुछ जिलेटिनस पदार्थ करके, फोम युक्त पदार्थ करके वो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। जिनको एम्फीबियंस का क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। एनुरा का क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। अगर पेरेंटल केयर थ्रू नेस्ट की बात करते हैं, यानी कि घोंसलों में बनाकर जो बात करते हैं, जैसे क्या बना लेते हैं, मड नेस्ट बना लेते हैं। ट्री के ऊपर भी नेस्ट, जो हाइला जो वृक्ष मेंढक होता है वो ट्री के ऊपर भी नेस्ट बना लेता है। तो यहाँ पे इसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, मड नेस्ट, फिर ट्री नेस्ट। इसके अलावा जिलेटिनस बैग का निर्माण कर लेते हैं ये, ठीक है। जिलेटिनस कुछ ऐसा पदार्थ स्रावित करते हैं जो अंडों के चारों तरफ एक बैग का निर्माण कर लेता है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जिलेटिनस बैग हो गया। फोम, कुछ ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स भी स्रावित करते हैं जिनकी वजह से क्या बन जाता है, फोम का निर्माण हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोम नेस्ट। तो ये आप किसमें पढ़ते हो, जो पेरेंटल केयर बाय नेस्ट यानी कि घोंसले बनाकर जो पेरेंटल केयर करते हैं एनुरा या फिर एम्फीबियंस। डायरेक्ट अगर केयरिंग बाय पेरेंट्स की बात करते हैं तो ये कैसे करते हैं, ये एक तो क्या करते हैं, नर व मादा द्वारा ये जो टेडपोल लार्वा होते हैं उनका क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ टेडपोल लार्वा बाय पेरेंट, इसमें क्या क्या पढ़ते हो, ट्रांसफर ऑफ टेडपोल लार्वा बाय पेरेंट्स।
ये क्या करते हैं, जो टेडपोल लार्वा होते हैं उनको पानी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। पेरेंटल केयर, अगर अपन पेरेंटल केयर की बात करते हैं तो पेरेंटल केयर होते क्या है, पेरेंटल केयर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंटल केयर क्या होती है कि जब तक जो लार्वा अवस्था में जो मतलब ऐसे जीव जो मतलब वयस्क होकर या फिर बड़े होकर खुद की सुरक्षा करने के कैपेबल नहीं हो जाते, तब तक पेरेंट्स के द्वारा उनकी क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, पेरेंटल केयर बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स के द्वारा सबसे पहला अपन क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेडपोल लार्वा बाय पेरेंट्स, यानी कि जो टेडपोल लार्वा होता है उनका पेरेंट्स के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसके द्वारा पढ़ते हैं। फिर सेकंड अपन क्या पढ़ते हैं इसमें, ये जो मेंढक होते हैं या एनुरा होते हैं, ये देह से मतलब क्या लगाते हैं, जो अंडे होते हैं उनको आसंजन करके रखते हैं, अपनी देह भित्ति से क्या रखते हैं, जोड़े रखते हैं, जब तक कि वो पूर्ण क्या नहीं हो जाते, उनका पूरा परिवर्तन नहीं हो जाता, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते। तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, देह से आसंजन। देह से आसंजन। कुछ मेंढक क्या होते हैं उनमें जो पाउच होती है, ब्रूड पाउच होती है, वैसे मतलब भ्रूणधानी समान क्या होते हैं, अंग प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर वो अपने अंडों को रखते हैं, भ्रूणधानी समान अंग, अंग प्रेजेंट होते हैं जिसमें वो अपने अंडों को रखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कुछ जो एनुरा होते हैं या फिर कुछ एम्फीबियंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वीवी पैरिस होते हैं। तो वीवी पैरिटी होती है जिसके अंदर वो अपनी अंडवाहिनी के अंदर ही क्या करते हैं, अंडों को स्टोर करके रखते हैं और फिर किसको जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ते हैं, ये जो अपन पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस में दो प्रकार का होता है, एक तो घोंसलों के द्वारा होता है, एक जो पेरेंट्स होते हैं खुद उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं जब तक कि वो पूर्ण रूप से परिवर्तित, पूर्ण रूप से अपने खुद की सुरक्षा करने के कैपेबल नहीं हो जाते हैं। तो इसमें अपन कौन कौन से पढ़ते हैं, जैसे मड नेस्ट, ट्री नेस्ट, जिलेटिनस बैग हो गया, फोम नेस्ट हो गया, और इसमें क्या पढ़ते हैं, टेडपोल लार्वा का स्थानांतरण पढ़ते हैं, देह से आसंजन करके रखते हैं, भ्रूणदानी समान अंग प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वो अपने अंडों को रखते हैं, या फिर कुछ मेंढक क्या होते हैं, विवी पैरस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं किसमें, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेकंड जो देखेंगे इसके अंदर, सेकंड क्या देखेंगे, बर्ड्स में जो माइग्रेशन प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में जो प्रवास पाया जाता है, पक्षियों में प्रवास। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, बर्ड्स माइग्रेशन हो जाएगा, पक्षियों में प्रवास, बर्ड्स माइग्रेशन, पक्षियों में प्रवास। माइग्रेशन का आप लोगों को पता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है उत्प्रवासन, एक होता है अप्रवासन। एक तो मैंने क्या बताया, वो कौन सा होता है, उत्प्रवासन होता है, इमिग्रेशन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, ई माइग्रेशन होता है। ई माइग्रेशन, ए माइग्रेशन, और दूसरा आप इसमें क्या पढ़ते हो, इमिग्रेशन पढ़ते हो। उत्प्रवासन और अप्रवासन, अप्रवासन मतलब कहीं दूसरे स्थान से कोई भी पक्षी या जो बर्ड्स होते हैं वो किसी भोजन के लिए या किसी भी रिसोर्सेज के लिए आना उस जगह पे पर्टिकुलर स्तर पर, और माइग्रेशन क्या होता है, वहाँ से चले जाना, कोई भी मतलब उसको उनको एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी होगी कि उनको वहाँ से जाना पड़ा, भोजन कम पड़ गया, किसी भी रीजन से वो उत्प्रवासन भी मतलब ई माइग्रेशन भी कर सकते हो और इमिग्रेशन भी कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं पक्षी में प्रवासन के दो प्रकार का होता है, इमिग्रेशन हो गया और ई माइग्रेशन हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो बर्ड्स का माइग्रेशन जो होता है, इसमें अपन और क्या चीज़ पढ़ते हैं, अपन इसमें पढ़ते हैं कि क्यों होता है, या फिर रीजन जो होता है माइग्रेशन के वो कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं माइग्रेशन के एक प्रकार के और प्रकार अगर बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे डेली माइग्रेशन हो जाएगा। डेली माइग्रेशन का मतलब, डेली माइग्रेशन में आप क्या पढ़ते हो कि डेली जो भोजन के उपलब्ध मतलब भोजन को लाने के लिए या भोजन पाने के लिए जो माइग्रेशन करते हैं, यानी कि एक निश्चित स्थान पर जाते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए या फिर भोजन लाने के लिए, और फिर वापस आ जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, प्रवासन हो गया, प्रवास हो गया, माइग्रेशन हो गया। तो एक तो क्या हो जाएगा, डेली माइग्रेशन हो जाएगा। डेली माइग्रेशन पढ़ते हो। डेली माइग्रेशन के बाद में दूसरा आप क्या पढ़ते हो, डेली माइग्रेशन हो गया लूनार माइग्रेशन। लूनार माइग्रेशन कौन सा होता है, जो समुद्री पक्षी होते हैं उनमें जो ज्वार भाटा आने के बाद में जो माइग्रेशन होता है, ज्वार भाटा आने के कारण जो माइग्रेशन होता है उसको कौन सा बोलते हैं, लूनार माइग्रेशन बोलते हैं। तो एक पढ़ते हो आप कौन सा, लूनार माइग्रेशन, जो समुद्री पक्षी होते हैं उसमें ज्वार भाटे के कारण होता है। थर्ड अगर अपन बात करें, लूनार माइग्रेशन के बाद में एक और आप माइग्रेशन पढ़ते हो, सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन कौन सा होता है, जैसे मौसम परिवर्तन होता है, मौसम में एनवायरमेंट में चेंज होता है, तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ठंड में रहते हैं, ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, इस प्रकार मतलब सीजनल, यानी कि जो मौसम के परिवर्तन की वजह से जो माइग्रेशन होता है वो कौन सा हो जाएगा, सीजनल माइग्रेशन हो जाएगा। सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन के बाद में
फोर्थ जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, साइक्लिक माइग्रेशन, यानी कि हर साल जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, साइक्लिक माइग्रेशन, की उनका फिक्स टाइम होता है, वो उस टाइम क्या होते हैं, मौसम अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो जाते हैं, लेकिन फिर जब वो मौसम दोबारा से परिवर्तित हो जाता है तो फिर क्या आ जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। तो ये कौन सा माइग्रेशन हो जाएगा, साइक्लिक माइग्रेशन हो जाएगा। ये चीज पढ़ते हो। नेक्स्ट आप क्या देखते हो, पक्षियों में जो अपन और बात करें, जो प्रवासों के जो और टाइप होते हैं, या फिर अपन ऐसे बात कर सकते हैं जैसे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन हो गया, यानी कि लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना और दक्षिण से उत्तर की तरफ आना। मतलब अगर मौसम चेंज होता है तो उत्तर वाले पक्षी जो होते हैं वो किधर चले जाते हैं, दक्षिण में, और दक्षिण वाले जो होते हैं वो उत्तर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे और भी अपन इसके टाइप्स पढ़ते हैं। और टाइप्स में आप कौन कौन से पढ़ते हो, सबसे पहले अगर बात करें तो लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन हो गया, लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन, जिसमें पक्षी क्या जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं और दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं, लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। दूसरा अगर अपन बात करें एल्टीट्यूडिनल, एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन, जो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे रहते हैं वो क्या आ जाते हैं, नीचे माइग्रेट करते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन हो गए। एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन के बाद में कौन सा पढ़ते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल माइग्रेशन। एक और कौन सा पढ़ते हो, लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल माइग्रेशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, दिशांतरीय प्रवास, ठीक है। एक और पढ़ते हो आप पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन क्या होता है, पार्शियल माइग्रेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्शियल माइग्रेशन क्या होता है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मतलब माइग्रेट तो करते हैं, यानी कि किसी मौसम मान लो किसी भोजन को लाने के लिए या मौसम परिवर्तन की वजह से, अगर मान लो एक जगह पे कोई पक्षी रह रहे हैं, यहाँ पे ये इनका क्या है, इनका आवास है, इनका मुख्य जो आवास है इन पक्षियों का, मान लो 1 नंबर ये जो पक्षी रहते हैं ये इनका क्या हो गया, मुख्य आवास हो गया। अब यहाँ पे ये पक्षी जो होते हैं कुछ समय के लिए माइग्रेट जरूर करते हैं, लेकिन ये जो इनके सारे सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य माइग्रेट नहीं करते हैं, ये आंशिक रूप से माइग्रेशन करते हैं। पार्शियल माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, पार्शियल माइग्रेशन का मतलब हो गया आंशिक रूप से प्रवास, यानी कि इसके जो सारे जो सदस्य होते हैं वो सारे माइग्रेट नहीं करते हैं, कुछ सदस्य जो होते हैं हमेशा इसी आवास में रहते हैं, इस आवास को छोड़कर नहीं जाते हैं। और जरूरी नहीं होता है कि एक बार मान लो ये वाला जो पक्षी है यहाँ से नहीं गया, ये वाला पक्षी यहाँ से नहीं गया, लेकिन दूसरी बार भी यही यहाँ पे रुकेंगे, ये कोई निश्चित नहीं होता है कि एक बार रुक गए जो पक्षी एक बार माइग्रेशन नहीं किया उसने वो दोबारा भी माइग्रेशन नहीं करेगा, नहीं, वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जो पार्शियल माइग्रेशन होता है उसमें होता क्या है कि इनका जो निश्चित आवास होता है, इनका जो प्रमुख आवास होता है, वहां से सारी स्पीसीज, यानी कि कोई पक्षी अगर माइग्रेट कर रहा है तो उस जाति के सारे सदस्य माइग्रेट नहीं करते हैं, कुछ सदस्य वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन सा माइग्रेशन होता है, पार्शियल माइग्रेशन होता है। पार्शियल माइग्रेशन के बाद में नेक्स्ट आप कौन सा पढ़ते हो, इरेटिक माइग्रेशन हो गया, अनियमित। एक पढ़ते हो इरेटिक माइग्रेशन, ये अपन किस में पढ़ते हैं, माइग्रेशन के ऊपर पढ़ते हैं, जो बर्ड्स में जो प्रवास पाया जाता है, बर्ड्स में जो माइग्रेशन प्रेजेंट होता है, कि मुख्य रूप से तो अपन बोलते हैं कि इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। फिर क्यों प्रेजेंट होते हैं, डेली रीजन मतलब डेली माइग्रेशन हो गया, लूनार माइग्रेशन हो गया, सीजनल माइग्रेशन, ये कारण की वजह से, मतलब कौन कौन से कारण हो सकते हैं माइग्रेशन के, उनकी वजह से जो माइग्रेशन होता है वो हो गए। इसके अलावा अपन और माइग्रेशन के टाइप पढ़ते हैं, लैटिट्यूडिनल, एल्टीट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल, पार्शियली हो गया और इरेटिक माइग्रेशन हो गया, ये सब पढ़ते हैं अपन किसमें, बर्ड्स माइग्रेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो स्तनधारियों में जो अनुकूलन प्रेजेंट होता है, या फिर अपन बात करते हैं स्तनधारियों में अनुकूलन प्रासरण, जो मैमल्स होते हैं या फिर स्तनधारी होते हैं उसमें जो अडेप्टिव रेडिएशन होता है उस वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्तनधारियों में अनुकूलनी प्रासरण, प्रसारण या प्रासरण, जो अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल आप लोगों को पता है, अपन क्या पढ़ते हैं, जो डार्विन ने जो फिंचेज के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, डार्विन की फिंचेज, कि ये क्या करती हैं, एक जो साउथ अमेरिका की जो पक्षियों के यानी कि जो फिंचेज थी वो फिर क्या करती हैं, जो गैलापागोस द्वीप होता है, गैलापागोस आइलैंड होता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे आइलैंड का बना होता है। अब ये जो यहाँ पे ये जो फिंचेज होती हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं, और यहाँ पे अलग अलग भोजन होने की वजह से इनमें अनुकूलन जो होता है अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो अगर भोजन की बात करें, मान लो यहाँ पे क्या है,
सीड्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे जो रहने वाली जो फिंचेज होती हैं उनकी बीक कैसी हो जाएगी, जो मतलब सीड को ग्रहण करने वाली होती है वैसी हो जाएगी। यहाँ पे मान लो कैक्टस प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लो कोई और भोजन उपलब्ध है, यहाँ पे कोई और भोजन उपलब्ध है, यहाँ पे कोई और भोजन उपलब्ध है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये क्या होती है, गैलापागोस जो आइलैंड था, जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह था, वहाँ पे अलग अलग जगह पे चले थे, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, भरपूर मात्रा में इनको क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, भरपूर मात्रा में इनको जगह मिल रही थी। तो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ये क्या नहीं जाते हैं, माइग्रेट करते नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे भी रहते हैं उसी के अनुसार इनमें क्या हो जाता है, अनुकूलताएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ क्या, अगर अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या पढ़ते हो, डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ते हो। नेक्स्ट अगर अपन एडेप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं तो इसके बारे में किसने बताया था, एच एफ ओसबोर्न ने बताया था। इसके बारे में बताया किसने था, सबसे पहले एच एफ ओसबोर्न नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। और एग्जाम्पल लेके अगर आप बताना चाहो तो यहाँ पे अगर पूरा स्तनधारियों में अनुकूलन, तो आप डार्विन की फिंचेस के रूप में इसको पूरा बता सकते हो। तो आप डार्विन की फिंचेस पढ़ते हो, ये सारी चीजें आप किस में पढ़ते हो, एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर पढ़ते हो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड, जो पक्षियों में जो उड़न अनुकूलताएं होती हैं उनके बारे में। फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स, इसमें आप पढ़ते हो दो प्रकार की अनुकूलताएं प्रेजेंट होती है, एक तो बाह्य अनुकूलताएं होती हैं, बाह्य अनुकूलताएं, और दूसरी कौन सी पढ़ते हो, दूसरी पढ़ते हो आंतरिक अनुकूलताएं, आंतरिक अनुकूलताएं। ये पढ़ते हो आप, किस में पढ़ते हो, ये जो फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स में। बाह्य अनुकूलन में जैसे अपन बात करते हैं, जैसे इनकी बॉडी शेप हो गई, क्या क्या पढ़ते हो, बॉडी शेप, कॉम्पैक्ट बॉडी, इनमें जो बॉडी शेप होती है, फिर दूसरी क्या होती है, बॉडी जो होती है इसमें कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती है। थर्ड आप पढ़ते हो मॉडिफिकेशन, जो फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन किस में हो जाता है, इसमें पंखों में हो जाता है, यानी कि विंग्स में हो जाता है, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या उड़ सकती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब इनटू विंग्स, जिनकी वजह से क्या कर सकते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पढ़ते हो इनके ऊपर क्या पाई जाती है, फिदरी कवरिंग होती है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है, जो फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, कवरिंग ऑफ बॉडी, क्या प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। टेल्स के ऊपर भी फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसकी तरह कार्य करते हैं, पंखे की तरह, क्योंकि जब वो उतरते हैं तो ऐसे फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, आसानी से जमीन पे बैठ सकते हैं। उड़ते समय अगर आसानी से क्या आप बैठ सकते हैं, फिर जमीन पे बैठ सकते हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, फिदरी कवरिंग होती है। नेक्स्ट इनके जो टेल पूंछ होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, शॉर्ट टेल होती है। इनका अध्यावरण जो होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है, इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण। ये सारे आप क्या पढ़ते हो, एक्सटर्नल जो अनुकूलताएं होती हैं, एडेप्टेशंस होती हैं, उसके अंदर पढ़ते हो। फिर अपन आंतरिक अनुकूलताओं की बात करते हैं, तो आंतरिक अनुकूलताओं में आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, जैसे स्ट्रॉन्ग फ्लाइट, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स हो गई। फिर सेकंड अगर अपन बात करते हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो इसी प्रकार से होता है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, इनका एंडोस्केलेटन हो जाएगा, एंडो स्केलेटन। एंडोस्केलेटन में आप लोग बात कर लो, चाहे आप इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लो जिसमें वायु कोश प्रेजेंट होते हैं, फिर इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें जो मतलब इनके भार को कम करने के लिए, क्योंकि ये उड़ते हैं तो इनका भार कम होना चाहिए, तो भार को कम करने के लिए इसमें क्या होता है, सिर्फ बायां अंडा से और बाएं अंडवाहिनी ही प्रेजेंट होती है। अगर इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है, बायां अंडा से और बाई अंडवाहिनी ही प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जिसकी वजह से शिशु को इनके अंदर नहीं रखना पड़ता, तो इनका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ते हो, मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग, मतलब इनके जो ये होते हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, पर्चिंग प्रेजेंट होती है, जिससे अगर ये तार पे भी मतलब किसी पतले से एक रस्सी पे भी बैठते हैं तो जिसकी वजह से इनकी क्या बना पाते हैं, बैलेंस बना पाते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग, मैकेनिज्म ऑफ, ये पढ़ते हो आप, किसमें पढ़ते हो, जो फ्लाइट एडेप्टेशंस, पक्षियों में जो
फ्लाइट एडेप्टेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो। तो अभी आज के लेक्चर में अपन ने किसमें जो बीएससी थर्ड ईयर था उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में बताने की कोशिश की। सबसे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर से 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेट्स, सेकंड होता है इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड आपके इवोल्यूशन, और थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है अप्लाइड बायोलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स। फिर अगर अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट होती हैं। फर्स्ट यूनिट में प्रोटोकोडेट्स एंड साइक्लोस्टोम, सेकंड में इनकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, थर्ड में क्या पढ़ते हैं कोडेट्स में जो अडेप्टेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अपन ने यूनिट फर्स्ट में देखा, यूनिट फर्स्ट में मैंने बताया सबसे पहले पेट्रोमाइजोन के मुख्य कीप के बारे में, अपन इंपॉर्टेंट की बात करें मुख्य कीप के बारे में, फिर पेट्रोमाइजोन के विशिष्ट लक्षण पढ़ते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा की आहार नाल या फिर ब्रेंकियोस्टोमा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपन ने बात करी किसकी एसिडेंट टेडपोल लार्वा की, जो एसिडेंट टेडपोल लार्वा के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो उसमें जो कायांतरण पाया जाता है मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है उसके बारे में कि कौन कौन से प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है वो क्या होता है उसके बारे में। फिर थर्ड अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा के जो लक्षण होते हैं और मेटामॉर्फोसिस के बाद में उसमें जो चेंजेस आते हैं जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में। फिर सेकंड यूनिट में अपन ने क्या पढ़ा पक्षियों में, सबसे पहले अपन ने देखा पक्षियों में श्वसन तंत्र हो गया, पक्षियों में श्वसन तंत्र यानी कि पीजन की भी बात करते हैं। जैसे इसमें अपन स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर फिर लास्ट में एयर शेक यानी कि इसके अंदर एयर शेक भी पड़ जाएगी। ये सारी चीज़ें अपन क्या पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने बात करी एपिडर्मल के जो व्युत्पन्न होते हैं, 2 प्रकार के व्युत्पन्न होते हैं। एक तो क्या होते हैं सॉफ्ट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं, एक हार्ड काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर कोमल प्रकार के व्युत्पन्न की बात करें जैसे यूनिसेलुलर ग्लैंड होगी, ट्यूबुलर ग्लैंड होगी, कोस्टिया ग्लैंड होगी, इसमें स्केल्स हो गए, हॉर्नी स्ट्रक्चर होगी, हॉर्न्स हो गए, क्लोज नेल्स, ये सारी चीजें अपन डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गए एपिडर्मल के व्युत्पन्न। इसके बाद में मैंने बताया था स्केल्स के बारे में कि स्केल्स क्या होते हैं और उसके बारे में उसके कितने प्रकार होते हैं। 5 प्रकार बताए थे, कोस्मोइड, प्लेकोइड, गैनोइड, साइक्लोइड, टीनोइड, ये 5 प्रकार के स्केल्स हो गए। फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था पिजन की आहार नाल के बारे में कि उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं या फिर आहार नाल, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, माउथ से लेकर कहाँ तक प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन तक, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके बारे में। फिर अपन ने बात करी यूनिट थर्ड की जिसमें कोडेट्स अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया पेरेंटल केयर के, पेरेंटल केयर जो होती है एम्फीबियंस में यानी एनोरा में 2 प्रकार की होती है, पेरेंटल केयर थ्रू नेस्ट और एक कौन सी होती है डायरेक्ट केयर प्रेजेंट होती है, जिसमें ये घोंसले के बारे में बताया था मड नेस्ट हो गया, ट्री नेस्ट हो गया, जिलेटिनस बैग हो गए, फोम नेस्ट हो गया। फिर अपन ने इधर डायरेक्ट कैरिंग में बताया तो टेडपोल लार्वा का ट्रांसफर करना, फिर देश से सटाकर रखना है कि आसंजन भ्रूणधानी समान अंग प्रेजेंट होते हैं और एक क्या होते हैं विविपेरिटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। फिर अपन ने बात करी किसके बारे में बर्ड्स माइग्रेशन के बारे में, कितने कितने कौन कौन से माइग्रेशन होते हैं उनके बारे में, ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन, फिर ये कारण जो होते हैं उसके आधार पर भी माइग्रेशन के प्रकार अपन बोल सकते हैं जैसे डेली माइग्रेशन, लूनार माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, साइक्लिक माइग्रेशन। फिर इधर अपन ने बैठा लेटीट्यूडिनल, एल्टीट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल, पार्शियली और इरेटिक माइग्रेशन के बारे में देखा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्तनधारियों में जो अडेप्टिव रेडिएशन होता है उसके बारे में। इसमें अगर आप एग्जांपल देखिए मैंने बताया था डार्विन की फिंचेस का एग्जांपल जो होता है आप डिटेल में दे सकते हो, तो ये कौन सा हो जाएगा अडेप्टिव रेडिएशन हो जाएगा। फिर अपन ने बात करी फ्लाइट अडेप्टेशंस इन बर्ड, 2 प्रकार की होती हैं, एक तो बाह्य अनुकूलताएं होती है, एक आंतरिक अनुकूलताएं होती हैं। बाह्य अनुकूलता में क्या पड़ा बॉडी शेप हो गया, कॉम्पैक्ट बॉडी होगी, मॉडिफिकेशन फोरलिम इन मतलब जो फोरलिम होते हैं वो किसमें पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, फिदरी कवरिंग होती है, शॉर्ट टेल होती है, इनका अध्यावरण जो होता है वो कैसा होता है लचीला होता है। आंतरिक में अपन ने पढ़ा स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका एंडोस्केलेटन जो होता है इस प्रकार का होता है, चाहे इसमें अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया कि इसमें क्या होती है सिर्फ बायां अंडा सेवा अंडवाहिनी ही प्रेजेंट होती है और इसमें क्या होती है जो पर्चिंग प्रेजेंट होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी कि अपन ने किसमें फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स में। तो ये अपने बीएससी थर्ड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।